तो मूवी की शुरुआत होती है एंड्रयू से, जो कि सुबह सुबह ठीक मेरी तरह उठा, यानी नंगा, नहीं नहीं, बल्कि ऑफिस के लिए लेट, जहां वो भागता हुआ अपनी बॉस के आने से पहले ऑफिस में पहुंचने लगा। लेकिन तभी उसकी एक हुतिये से टक्कर हुई, जिससे कि उसकी शर्ट गंदी हो गई। तब ये देखकर वो इस कालू से बोला कि चल अपनी शर्ट उतार, वरना तेरी नौकरी खा जाऊंगा। जो सुनकर कालू ने अपनी शर्ट एंड्रयू को दे दी। तभी यहाँ उसकी बॉस मार्गरेट आई, जिसके नाम से सभी की लुप लुप होती थी, क्योंकि उसका बर्ताव अपने एम्प्लॉयज के साथ काफी सख्त था। तभी हमें पता चला कि मार्गरेट एक यूएस बेस्ड पब्लिशिंग कंपनी की चीफ एडिटर है, जो कि अपने सेक्रेटरी यानी एंड्रयू को अक्सर सुनाती रहती। तभी वो उसे मार्केटिंग ऑफिस में लाई, जहां उसने इस बॉब को टेढ़ा फाड़ी में जॉब से निकाल दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि बॉब की मार्केटिंग उतनी ही अच्छी थी जितनी दिल्ली की हवा। खैर, तब जैसे ही बॉब यहाँ से गया कि इतने में मार्गरेट को उसके बॉस ने अपने पास बुलाया, जहां उसने बताया कि मार्गरेट, तुम्हारा वीजा एक्सटेंशन रिजेक्ट हो चुका है, इसलिए तुम्हें वापस अपने देश कनाडा जाना होगा। तब ये सुनते ही उसके तोते उड़ गए कि हैं, मेरी नौकरी का क्या होगा? लेकिन जब वीजा एक्सपायर हो गया तो क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं ना दोस्तों। जहाँ इनके इस कलेश के बीच एंड्रयू आया, तो उसे देखकर मार्गरेट के 100 वाट के बल्ब जल गए। तभी वो अपने बॉस से बोली कि मैं कहीं नहीं जा रही, क्योंकि जल्दी ही मैं और मेरा बॉयफ्रेंड एंड्रयू शादी करने वाले हैं, जिससे कि मैं इस देश की परमानेंट नागरिक बन जाऊंगी। तब ये सुनकर बॉस ने बड़े जलते हुए मन से कहा कि ठीक है, फिर कर लो इस सेक्रेटरी से शादी। तब ये खबर पूरे ऑफिस में भी फैल गई, जहाँ सब एंड्रयू के मजे लेने लगे कि भाई तेरे तो अब लग गए। लेकिन अभी एंड्रयू, जिसके लिए ये काफी सरप्राइजिंग था, वो अकेले में मार्गरेट से बोला कि ये क्या बकैती है। जिस पर वो बोली कि तुम मेरे सेक्रेटरी हो ना, तो मेरी मदद नहीं करोगे। जो कहकर वो जबरदस्ती एंड्रयू को इमिग्रेशन ऑफिस में ले आई, ताकि उसका ये वीजा वाला पंगा जल्दी खत्म हो सके। लेकिन असल में इस इमिग्रेशन ऑफिसर पोपले को बॉब ने पहले ही खबर दे दी कि एंड्रयू और मार्गरेट की शादी सिर्फ एक नाटक है। इसलिए तब इमिग्रेशन ऑफिसर इनसे बोला कि पहले मुझे तुम्हारा वेरिफिकेशन करना होगा, जिसमें तुम अलग अलग कमरे में बैठकर हमारे सवालों के जवाब दोगे। साथ ही तुम्हारी कॉल हिस्ट्री ट्रैक होगी, घर वालों से पूछा जाएगा, ब्ला ब्ला। और अगर उसमें कुछ भी गलत निकला तो मार्गरेट को हमेशा के लिए कनाडा में रहना होगा। साथ ही एंड्रयू को $2.5 लाख फाइन के साथ 5 साल जेल में बितानी होगी। तब ये सुनते ही एंड्रयू के कुत्ते फेल हो गए, इसलिए वो बोला कि ये वेरिफिकेशन हम बाद में करेंगे, क्योंकि कल हमें मेरी दादी के जन्मदिन के लिए निकलना है। जो सुनकर पोपले ने इन्हें यहाँ से जाने दिया। तब बाहर आकर एंड्रयू को मार्गरेट पर गुस्सा आया कि भाई ये क्या मैटर है, खाया पिया कुछ नहीं, शगुन दे दो शादी का। जो सुनकर मार्गरेट उसे शांत करने के लिए घुटने पर बैठ गई, लेकिन सबके सामने अरे वो प्रपोज करके शांत कर रही थी कि तुम मेरे लिए इतना कर दो, फिर मैं तुम्हें कंपनी का एडिटर बना दूंगी। जो सुनकर वो उसकी हेल्प करने के लिए मान गया। अब अगले दिन ये लोग एंड्रयू की दादी के जन्मदिन के लिए निकले, जहाँ प्लेन में एंड्रयू उससे बोला कि 3 साल से मैं तुम्हारा सेक्रेटरी हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। जो सुनकर मार्गरेट को उस पर विश्वास नहीं हुआ, तो एंड्रयू ने उसे बताया कि तुम्हारे फलानी जगह पर टैटू भी है, और फलानी से समझ जाओ कि किस जगह होगा। खैर, अब ये प्लेन से उतरे तो एंड्रयू की माँ विंडी और उसकी दादी एनी इन दोनों को लेने आए। तब रास्ते में मार्गरेट ने देखा कि यहाँ सारी दुकान एंड्रयू के सरनेम पर है, जिससे वो समझ गई कि जिसे वो कोई नल्ला बेरोजगार समझ रही थी, असल में वो कोठी बंगले वाला लड़का है। तभी एनी और विंडी इन्हें अपने बंगलों में ले जाने लगी, जिसके लिए इन्हें एक बोट से जाना था। तब एंड्रयू ने भी मार्गरेट की काफी अच्छे से मदद करी, जिसके बाद ये लोग एंड्रयू की हवेली में पहुंच गए, जहां में पता चला कि इन लोगों ने एंड्रयू के आने की खुशी में एक पार्टी रखी है। वैसे अमीर लोग हैं भाई, कभी भी पार्टी रख सकते हैं। खैर, तब मार्गरेट ने उससे पूछा भी कि तुम इतने अमीर हो तो तुमने बताया क्यों नहीं। जो सुनकर एंड्रयू बोला कि मैंने तो ये भी नहीं कहा कि मैं गरीब हूँ, सिग्मा मेल है भाई अपना। खैर, तब एंड्रयू के डैड मिस्टर बोबड़े मार्गरेट को देखकर ज्यादा खुश नहीं हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि मेरा राजा बेटा कहीं से बॉस के चक्कर में लगा है। इसलिए वो एंड्रयू से बात करने उसे कोने में ले आए, जहाँ में पता चला कि असल में बोबड़े अंकल चाहते हैं कि एंड्रयू फैमिली बिजनेस संभाले, लेकिन एंड्रयू अपने पैशन को ही फॉलो करना चाहता था। वैसे इसका पैशन क्या है? बॉस की चाटना। खैर, तब बोबड़े की बात सुनकर एंड्रयू को गुस्सा आया, इसलिए उसने सबके सामने अनाउंस किया कि मैं और मार्गरेट जल्दी शादी करने वाले हैं। जो सुनकर सब किस किस चिल्लाने लगे। तब इन्हें सबके सामने एक किस करनी पड़ी,
जिसमें इन दोनों को बहुत ही पता नहीं कैसा फील हुआ, हमने थोड़ी करी है। खैर, अब इनके सोने का टाइम हो गया, जहाँ एनी और विंडी इन्हें एक ही कमरे में छोड़कर चली गई ताकि ये अपनी थकान उतार सके। लेकिन एंड्रयू ने तो इनके जाते ही अपना बोरिया बिस्तर जमीन पर बिछा लिया, क्योंकि क्योंकि क्या, मर्द होते ही ऐसे हैं, किसी औरत को जमीन पर थोड़ी सोने देंगे, इसलिए। अब अगले दिन मार्गरेट यहाँ से उठकर जब बाहर आई तो उसके पीछे पीछे एंड्रयू भी आ गया, जिसने बताया कि तुम्हें आज मेरी माँ और दादी के साथ शॉपिंग के लिए जाना होगा। तब इन्होंने देखा कि वो दोनों इन्हें ही देख रही हैं, तो इसलिए एंड्रयू ने काफी कैजुअल तरीके से मार्गरेट को हक भी कर लिया। जिसके बाद वो यहाँ से अपने डैड के पास पहुंचा, जहाँ बोबड़े ने फिर से अपनी वही रट लगा दी कि बेटा फैमिली बिजनेस पर ध्यान दो, ये बोबड़ा जरूर बनिया होगा। जो भी हो, लेकिन अभी उसने इस बात से एंड्रयू को काफी गुस्सा दिला दिया। दूसरी तरफ ये घर वाले मार्गरेट को घुमाने एक बार में ले आए, जहाँ ये मीठा नंगा होकर नाच रहा था। तब इस गेम में इन्होंने मार्गरेट को भी ऐड कर दिया, जहाँ वो तो बेचारी इस दरियाई घोड़े से डर कर बाहर आ गई। जहाँ उसके पीछे पीछे एंड्रयू की एक्स गर्लफ्रेंड लॉरा भी आई, तो उसने मार्गरेट को बधाई देते हुए बताया कि असल में पहले एंड्रयू और मैं साथ में थे, लेकिन जब मैंने ये शहर छोड़कर एंड्रयू के साथ जाने से मना कर दिया तो फिर हमारा ब्रेकअप हो गया। जो सुनकर मार्गरेट को लगा कि शायद ये दोनों एक दूसरे के लिए ही परफेक्ट थे, घंटा परफेक्ट थे, जो एक दूसरे का वेट ना कर सके। खैर, अब जब ये वापस घर पर आए तो देखा कि एंड्रयू एक लड़की अरे मेरा मतलब एक लकड़ी पर गुस्सा उतार रहा था, जो देखकर विंडी समझ गई कि बोबड़े ने दोबारा से उसे फैमिली बिजनेस की चाबी भरी होगी। इसलिए वो यहाँ बोबड़े को सुनाने लगी, जो बात यहाँ मार्गरेट ने भी सुन ली। इसलिए उसने रात को एंड्रयू से बोबड़े के बारे में पूछा कि अपने डैड के बारे में कुछ बताओ। तब एंड्रयू ने उसे क्लियर मना कर दिया कि मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। जो सुनकर मार्गरेट ने उसे अपने बारे में बताया कि मेरे मॉम डैड बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए मैं खुद को इस दुनिया के सामने मजबूत दिखाने के लिए इतनी स्ट्रिक्ट बन गई। तब ये यही बातें करते करते सो गए। जिसके अगले दिन जब मार्गरेट की आंख खुली तो उनके गेट पर विंडी खड़ी थी, जिसकी आवाज सुनकर जल्दी से मार्गरेट ने एंड्रयू को अपने पास बुलाया। जब विंडी और बोबड़े ने बताया कि हम चाहते हैं तुम कल ही शादी कर लो। तब ये सुनकर ये दोनों चौंक गए, लेकिन फिर एनी भी बोली कि बेटा मेरी उम्र हो रही है, पता नहीं पोता तो देख पाऊंगी या नहीं, लेकिन कम से कम तुम दोनों की शादी तो देख लो। ये सारे बूढ़े लोग एक ही लॉजिक क्यों लगाते हैं यार। खैर, तब इन दोनों ने शादी की हाँ तो कर दी, लेकिन एंड्रयू को काफी टेंशन होने लगी। जिस टेंशन को कम करने के लिए मार्गरेट ने पहले तो उसे थोड़ी मसाज दी और फिर उसके लिए चाय परोसने लगी, जबकि एंड्रयू का मन सिर्फ दूध पीने का था। खैर, अब कुछ देर बाद एनी और विंडी मार्गरेट को शॉपिंग कराने लाए, जहां उन्होंने उसे दुल्हन का जोड़ा दिलाने के बाद अलग से एक लॉकेट दिया, जो कि इनके खानदान की विरासत थी। तब यह देखकर मार्गरेट को रोना आ गया, क्योंकि उसे एक फैमिली का ऐसा प्यार कभी नहीं मिला था। इसलिए वो यहाँ से निकलकर सीधे एंड्रयू के पास गई, जहाँ वो बोट को रफ्तार में चलाते हुए बोली कि तुम्हारी फैमिली इतनी अच्छी है, अब मैं उन्हें धोखा कैसे दे पाऊंगी। तब एंड्रयू ने पहले तो उसके हाथ से स्टेयरिंग ली कि कहीं ये एक्सीडेंट न करा दे, जबकि उसने खुद ऐसी ड्राइविंग करी कि तब इनका एक्सीडेंट होता अगर उसने सही टाइम पर बोट नहीं मोड़ी होती। लेकिन इतने में उसने देखा कि मार्गरेट तो पानी में गिर गई, इसलिए वो उसे बचाने पहुंचा, जहां उसे बोट में लाकर वो काफी कैजुअल तरीके से उसे गर्म करने लगा। जैसे बीच इन्हें बोबड़े की कॉल आई तो ये अपने घर पर पहुंचे, जहां इन्हें पता चला कि पोपला इनके पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया कि देखो तो इनकी फैमिली इन्हें किस रिश्ते से जानती है। तब एंड्रयू गुस्से में उससे बोला कि सुन बे पोपले, ये मेरी 3 साल से बॉस है और पिछले 6 महीने से हम डेट कर रहे हैं, बाकी कल जब हमारी शादी होगी तो फ्री का खाना ठूस कर जाइयो। तब ये कहकर वो मार्गरेट के साथ वापस घर में चला गया, जहाँ ये दोनों सो ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि आज जो भी एंड्रयू ने पोपले के सामने कहा वो उसने दिल से कहा था, जैसे कि वो मार्गरेट से प्यार करता हो। खैर, अब अगले दिन ये दोनों तैयार होकर अपनी शादी के लिए पहुंचे, जहाँ पूरा खानदान इनका इंतजार कर रहा था। तब मार्गरेट ने जब एनी और विंडी की तरफ देखा तो वो काफी इमोशनल हो गई, क्योंकि वो इतने अच्छे परिवार को धोखा नहीं देना चाहती थी। इसलिए उसने इनकी शादी शुरू होने से पहले ही तोड़ दी, जहाँ उसने परिवार को सब कुछ सच बता दिया कि एंड्रयू तो बस मेरी मदद कर रहा था ताकि मैं उसे एडिटर बना दूं। तब ये सब पोपले ने भी सुन लिया, जो कि इनकी शादी टूटने से काफी खुश हुआ। लेकिन ये बात जानकर एनी और विंडी बिल्कुल खुश नहीं हुए, क्योंकि वो मन ही मन मार्गरेट को अपनी बहू मान चुके थे। तब एंड्रयू उन सबको शांत करके जब मार्गरेट के पीछे आया तो देखा कि वो रूम में बस एक लेटर छोड़कर गई है,
जिसमें लिखा था कि एंड्रयू, तुमने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। तभी दूसरी तरफ पोपला मार्गरेट को लेकर यहाँ से जाने लगा, जहाँ वो बोला कि तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, जिसमें कि जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर पैक करके वापस कनाडा निकल लो। या एंड्रयू, जो कि मार्गरेट को पकड़ना तो चाहता था, लेकिन तभी उसे बोबड़े ने पकड़ लिया कि जाने दो उसे, तुम अपना फैमिली बिजनेस, ये बोबड़ा नहीं सुधरेगा। खैर, तभी इनके कलेश के बीच एनी को हार्ट अटैक आ गया, इसलिए ये लोग उसे प्लेन में डालकर हॉस्पिटल ले जाने लगे। जिस बीच एनी अपना मास्क हटाकर बोबड़े से बोली कि एक तो मैं चाहती हूँ तुम मेरे पोते पर ये फैमिली बिजनेस मत थोपो, जिसके लिए बोबड़ा मान गया। और दूसरी चीज एंड्रयू से कही कि तुम भी जरा फैमिली के साथ रहने की कोशिश करो, ताकि हम सब मिलके खुश रहें, जिसके लिए एंड्रयू भी मान गया। तब अपनी बात मनवाने के बाद एनी उठ खड़ी हुई कि चलो भैया, प्लेन को जरा एयरपोर्ट की तरफ घुमा लो, क्योंकि अब हमें एंड्रयू के प्यार को भी रोकना है। वाह दादी, आप तो बहुत तेज निकली। खैर, तब जब ये एयरपोर्ट पहुंचे तो काफी देर हो गई, क्योंकि पोपला मार्गरेट को लेकर यहाँ से निकल गया। इसलिए अब अगले दिन जब मार्गरेट ऑफिस में अपना सामान पैक करने लगी, तो तभी यहाँ एंड्रयू पहुंचा, जो कि कुत्तों की तरह हाफ रहा था। तब उसने मार्गरेट को अपने स्टाइल में प्रपोज किया, जहाँ इस बार मार्गरेट भी एंड्रयू के साथ एक नया एंड्रयू टट्टे करने के लिए मान गई। लेकिन उस पोपले का क्या, कुछ नहीं, अब तो इन्होंने एक दूसरे के बारे में सब जान पहचान लिया। इसलिए इन्होंने बड़े आराम से उसे इंटरव्यू में सारे सवालों के ठीक जवाब वैसे ही दे दिए, जैसे अभी मेरे बढ़िया वाले भाई लाइक सब्सक्राइब